उस रात की खामोशी में जैसे दीवारें भी राज सुनने को झुकी हुई थीं। दीपक की लौ धीमे-धीमे काँप रही थी और उसके पीले उजाले में युआन की आंखें किसी अधूरी दास्तान की तरह चमक रही थीं। वह धीमे स्वर में बोल रहा था, पर हर शब्द निधि के दिल पर दस्तक बनकर गिर रहा था। उसने कहा, कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो सामने रहकर भी पहचाने नहीं जाते, और कुछ एहसास ऐसे जो छुपाए जाएं तो और गहरे उतरते हैं। निधि का चेहरा शर्म से लाल हो गया जब उसने सुना कि उसे हर बार चुभन होती थी जब वो बेखबर सी उसके इतने करीब चली आती थी, जब उसकी हंसी किसी और के नाम पर ठहरती थी। वह मुस्कुराता था, मगर भीतर एक आग सुलगती रहती थी। बिना धुएं के, बिना आवाज के उसने स्वीकार किया। कई बार वह जानबूझकर पास आया, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसकी धड़कनों की रफ्तार बदलती है या नहीं। सिर्फ ये परखने के लिए क्या उसके स्पर्श की परछाई भी उसके चेहरे पर उतरती है। निधि को अचानक वह दिन याद आया जब उसने उसे कसरत करते देखा था। पीठ की मांसपेशियां तनकर जैसे किसी अनकहे सत्य की इबारत लिख रही थी, और वह अनायास ही ठिठक गई थी। तब उसे सिर्फ आकर्षण लगा था। आज समझ आया कि वह पहचान की पहली दस्तक थी। युवान ने धीमे से कहा, सम्मान और मोहब्बत के बीच की दूरी बहुत पतली होती है, और वह उस रेखा को लांघना नहीं चाहता था। पर हर बार जब वो उसके करीब किसी और के नाम से बातें करती, उसके भीतर का सन्नाटा और गहरा हो जाता। निधि की पलकों पर पश्चाताप की नमी उतर आई। वह क्यों नहीं पढ़ पाई उन आंखों की बेचैनी, क्यों नहीं समझ पाई उसकी हर मुस्कान किसी और के लिए नहीं, उसके लिए थी। कमरे में घुली सुगंध, धीमी सांसों की आवाज और दिलों की उलझी हुई धड़कनें उस रात एक रहस्य की तरह एक दूसरे में समाती चली गई। युवान ने उसके हाथों को थामते हुए बस इतना कहा, कुछ सच्चाइयां समय से पहले बताई नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। चाहता है कि वह उसकी आंखों में देखे और समझ ले कि जो आग उसे चुभन लगती थी वही उसकी मोहब्बत की पहली लौ थी। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब निधि उस दोपहरी में भागती हुई उस भिखारी के कटोरे से पैसे चुराए थे। ये मंजर था बेसमेंट का, जहां हल्की हल्की नमी कमरे की हवा में किसी बंद बोतल सी बदबू फैली हुई थी। दीवार पर लटका पीला बल्ब बंद रोशनी में झूलता हुआ साये को खौफनाक बना रहा था। पूरा बेसमेंट लगभग खाली था, लेकिन कोने में एक बड़ा सा लोहे का ड्रम पानी से भरा पड़ा था, जिसमें हिलता हुआ पानी किनारों से टपक टपक कर फर्श पर गिर रहा था और बहता जा रहा था। उसी ड्रम के ऊपर दो आदमी उल्टा लटकाए गए थे। उनके हाथ पीठ से पीछे बंधे हुए थे और चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था। पास ही खड़ा एक आदमी बारी बारी से उन दोनों को ड्रम में डुबोकर बाहर निकाल रहा था। पानी की हर छपाक के साथ उन दोनों आदमियों ने मुंह से घुटी हुई चीख निकलती और अगले ही पल बेसमेंट की हवाओं में एक भयानक चुप्पी फिर से लौट आती। अचानक दरवाजे के पीछे भारी कदमों की आहट सुनाई दी। उन दोनों को पानी में डुबोता आदमी अपना काम छोड़कर गुस्सैली अंदाज में सीधा खड़ा हो गया। अगले ही पल जंग लगा भारी दरवाजा एक झटके के साथ खुला और अंदर वह दाखिल हुआ। उसका कद काफी लंबा था। वह काले कपड़ों में गुस्से की आभा लिए हुए अंदर आया था। उसका चेहरा ऐसा सख्त था मानो पत्थर का तरासा हुआ हो। बाजुओं की उभरी हुई नसें साफ दिख रही थी और चेहरे के नक्श तने हुए थे। माथे पर बिखरे काले बाल उसकी आंखों तक आ रहे थे और उन काले घने बालों के नीचे छिपी भूरी आंखों में एक अजीब सा जुनून जल रहा था। उसने आगे बढ़कर तेजी से रोशनी जलाई। रोशनी जब उसके चेहरे पर पड़ी तो एक पल को लगा जैसे अंधेरे ने भी सांस रोक ली हो। उछलता हुआ पानी, थमी हुई सांसें, सब कुछ जैसे ठहर गया था। वह धीरे धीरे चलते हुए उन दोनों के सामने आकर रुका। हाँ रतन, कुछ बताया इन दोनों ने? और कौन कौन शामिल है इनके साथ? वह खूंखार नजरों से उन दोनों को घूरते हुए कुछ दूरी पर खड़े आदमी से पूछ रहा था। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन हर शब्द में ठहराव और खतरनाक यकीन था। नहीं सर, रतन ने सिर्फ झुककर जवाब दिया। मौका दिया था तुम्हें, लेकिन लगता है तुम दोनों को मौत बहुत पसंद है। उसने उन दोनों पर आखिरी नजर डाली और अपनी बंदूक उठा ली। दोनों आदमियों के चेहरे बिल्कुल सफेद पड़ गए। अगले ही पल पहली गोली की आवाज धमाके की तरह गूंजी, फिर दूसरी। दोनों के शरीर एक पल को झूले, फिर बेजान होकर लटक गए। उसने बंदूक वाला हाथ नीचे किया और गहरी सांस ली, जैसे उसके भीतर की आग कुछ देर के लिए ठंडी हुई हो। फिर एक अजीब सी मुस्कान उसके होठों पर आई। मिशन पूरा हुआ। वह बंदूक एक तरफ उछालते हुए बाहर की ओर बढ़ गया।
उसके कदमों में जीत के बाद का भरोसा था। वह चला गया, लेकिन ड्रम के किनारों से पानी अब भी टपक रहा था। बेसमेंट में सिर्फ एक डरावनी सी चुप्पी रह गई थी। सड़क जैसे आग उगल रही थी, हवा का एक झोंका भी नहीं था। गर्मी की लपटों में डूबी दोपहरी थी, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बदतमीज जाहिल इंसान, पता नहीं कौन था। क्या उसे मेरा ही बैग नजर आया था चोरी करने के लिए? जाहिल गंवार, कॉलेज में पढ़ने आते हैं, फिर भी अकल इनके दिमाग को छूकर नहीं गई। झुझला देने वाली गर्मी में वह अपने हाथों से चेहरे पर हवा करते हुए उस इंसान को कोस रही थी, जिसने आज उसके बैग से पैसे चुरा लिए थे। निधि अभी कॉलेज से निकली ही थी और 2 कदम ही चली थी, उसे इस मुसीबत का एहसास हुआ। वह इतनी गर्मी में घर तक पैदल जाने का जोखिम किसी भी हालत में नहीं ले सकती थी। ऊपर से उसने अपना बैग तक चेक किया था, जब उसकी सारी दोस्त जा चुकी थी और उसमें से सारे पैसे गायब थे। उसकी गोरी रंगत गर्मी और गुस्से से सुर्ख पड़ गई थी। माथे पर पसीना चमक रहा था। कॉलेज बैग के वजन से उसका कंधा दुखने लगा था, जबकि उसने अभी कुछ ही कदम चले थे। रास्ता लंबा सुनसान था। वह वहीं खड़ी सोच रही थी, अब क्या करें। सड़क पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर पड़े के नीचे बैठे एक गरीब आदमी पर पड़ी। वह तेज कदमों से उसके पास पहुंची और उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखने लगी, मानो उससे कोई रास्ता पूछने या मदद मांगने का इरादा हो। पास आकर उसने देखा कि उस गरीब के फटे कपड़ों के सामने जमीन पर कुछ सिक्के और कुछ 10-10 के रुपए रखे थे। उस गरीब ने भी अपने सामने खड़ी लड़की को चौंक कर देखा, लेकिन निधि की अगली बात पर उसने हैरानी का जोरदार झटका लगा। सुनो, मुझे 25 रुपए उधार दे दो, मैं कल वापस कर दूंगी, प्लीज। वह बड़ी मासूमियत से उसे उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए बोली। वह तो ये समझ रहा था कि शायद ये लड़की उसे कुछ देने आई है, लेकिन वह तो खुद मांगने आई थी। गरीब ने चौंक कर उसके मासूम चेहरे की तरफ देखा, जो गर्मी की वजह से लाल पड़ रहा था। उस पर तरस खाने के बजाय उसने अपने सिक्के और नोट झट से अपनी हथेली से समेटकर पीछे छुपा लिए। मैडम जी, मैं तो खुद दूसरों के दिए हुए पैसों पर गुजारा करता हूँ, तुम्हें उधार कहाँ से दे दूँ? उसने सीधे शब्दों में कह दिया। अरे यहाँ से दे दो ना, थोड़े से ही तो मांग रही हूँ, प्लीज दे दो ना। कल पक्का मैं तुम्हें डबल करके वापस कर दूंगी। वह उसे लालच देने लगी, लेकिन इस बार वह कुछ बोलने के बजाय बस इधर उधर देखने लगा, जैसे उसने उसकी बात ही ना सुनी हो। निधि मुंह खोले उसका ये एटीट्यूड देखती रह गई, जिसने उसे और उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद अचानक निधि ने उसके कपड़ों के पास रखे कुछ पैसे झपटे और भाग गई। वह गरीब सड़क पर वैसे ही बैठा रह गया। उसे निधि की इस हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह उसके पीछे भागने के लिए उठा, लेकिन तब तक वह काफी दूर निकल चुकी थी। वह गरीब कुछ देर बिल्कुल सुन खड़ा रहा, फिर सिर झटककर हल्का सा मुस्कुरा दिया। मासूमियत की भी हद होती है, वह अपने होठों से बुदबुदाया। घर पहुंचते ही निधि ने कमरे में घुसते ही अपना बैग बेड पर फेंका और खुद भी थकी हुई अंदाज में उसी पर गिर पड़ी। लगता है आज बहुत थक गई हो, उमा देवी ने उसे पानी देते हुए फिक्र से पूछा। अरे मम्मी, पूछिए मत, आज मेरे साथ क्या हुआ? वह उठकर बैठी और उनके हाथ से पानी का गिलास लेते हुए बोली। क्यों, क्या हुआ? उमा देवी ने उसका बैग उठाकर जगह पर रखते हुए पूछा। मैं पहले चेंज करके आती हूँ, फिर आपको तसल्ली से बताती हूँ। तब तक आप खाना गर्म कर दो, बहुत भूख लगी है। वह उनके गाल पर प्यार से चूमकर कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर के बाद वह किचन में उमा देवी के पास खड़ी उन्हें रास्ते की पूरी कहानी सुना चुकी थी। तुम्हें शर्म नहीं आई उस गरीब आदमी के पैसे छीनते हुए? उमा देवी ने रोटी पलटते हुए उसे घूर कर पूछा। चोरी नहीं की माँ, उधार लिए है, कल उसे डबल करके वापस कर दूंगी। वह कंधे उचकाते हुए बोली। शाबाश, तुम्हारा बाप यहाँ कोई खजाना छोड़कर नहीं गया जो तुम ऐसे पैसे उड़ाती फिरोगी। कभी चोरी करके आती हो और कभी किसी गरीब के पैसे छीन कर भाग आती हो, वह भी डबल करके लौटाने की नीयत से। उमा देवी रोटियां बनाते हुए अपनी इकलौती बेटी को आश्चर्य और नाराजगी से देखती बोली। ओहो मम्मी, छोड़ो ना इस बात को। ये बताओ, ऊपर वाले मकान में किराएदार आए कि नहीं? कोई देखने आया था? उसने खाने की ट्रे उठाते हुए उनके पीछे पीछे चलते पूछा। अभी कहाँ, बस तुम भगवान से प्रार्थना करो कोई अच्छा आदमी मिल जाए, उमा देवी ने चटाई पर खाना रखते हुए कहा और फिर दोबारा किचन की तरफ मुड़ गई। वह तो मैं करती ही हूँ, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा था कि बाहर बोर्ड लगवा दो। वह भी उनके साथ किचन में आ गई। लगवा दिया है, मोहल्ले के लड़कों को बुलवाकर लगवा दिया, तुमने देखा ही नहीं, उमा देवी ने जवाब दिया।
अब वह दोनों चटाई पर बैठ गईं। अच्छा, आज मेरा गर्मी से इतना बुरा हाल था कि गौर ही नहीं किया, वह निवाला मुंह में डालते हुए बोली। गौर तुम कब किस बात पर करती हो? इतने देर से मैं लगी हुई हूँ और तुम खाली हाथ झुलाती मेरे साथ घूम रही हो। मजाल है जो माँ की कुछ मदद कर दो। उमा देवी के गुस्से के कहने पर उसने अपनी जुबान दांतों में दबा ली। अरे मम्मी, आप मुझे कह देती ना, वह नखरे भरे अंदाज में हंसते हुए बोली। कभी खुद से भी कुछ कर लिया करो, उमा देवी ने उसे डांटा। मेरी प्यारी मम्मी, बस करो, वह उनके गले में बाजू डालकर प्यार से लिपटती हुई बोली। बस यही प्यार का जादू चलाना आता है तुम्हें? वह मुस्कुराते हुए बोली थी। निधि उससे अलग होकर हंसती थी। उसकी जिंदगी से भरपूर खिलखिलाहट उनके छोटे से घर में गूंज उठी थी। मीटिंग रूम में मध्यम रोशनी थी। सिर्फ बीच में रखी लंबी मेज पर एक नीली प्रोजेक्ट लाइट फैली हुई थी। बड़ी स्क्रीन पर शहर के पोशीदा इलाके का नक्शा फैला हुआ था, जिस पर जगह जगह निशान लगाकर टारगेट जगहों को साफ दिखाया गया था। टेबल के आसपास लोग बैठे हुए थे, जिनकी नजरें सिर्फ उस एक आदमी पर टिकी थी। युवान सफेद शर्ट की बाजुएं कोहनियों तक चढ़ाए, माथे पर बल, आंखों में हमेशा की तरह गंभीरता लिए स्क्रीन के पास खड़ा सबको नए मिशन के बारे में समझा रहा था। युवान ने उंगली से नक्शे के एक हिस्से पर घेरा खींचा था। ये इलाका उसकी भारी आवाज कमरे में गूंजी थी। यहाँ बच्चों के किडनैप, लड़कियों के रेप केस बढ़ रहे हैं और इसके पीछे जो गैंग है वह आम लोग नहीं है। पूरा एक नेटवर्क है जिसे हमें तलाश करना है। कहाँ ये लोग मिलते हैं, कहाँ इनके ठिकाने हैं, ये सब हमें मालूम करना है। पूरे मीटिंग रूम में सन्नाटा था। सब सांस रोके बस उसे सुन रहे थे। वह चलता हुआ मेज के पास आया था। ये सब मालूम करने के लिए मैं और ऑफिसर रघुवीर वहां जाएंगे। दोनों हाथ मेज पर रखकर वह थोड़ा झुक कर बोला था। सबकी नजरें रघुवीर की तरफ उठ गई थी। वह तेजी से सीधा हुआ था। रघुवीर उसका बहुत करीबी साथी था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कभी युवान के साथ फील्ड में काम करने का मौका नहीं मिला था, जो उसकी बरसों की हसरत थी। सर, मैं आपके साथ, उसने बड़ी खुशी से कहा था। युवान ने हल्का सा सिर हिलाया था। लेकिन सर, इस तरह दो आदमी वहां जाकर रहेंगे तो उन्हें शक भी हो सकता है, रघुवीर ने नक्शा उठाते हुए कहा था। उसका हल ये है कि तुम रघुवीर नहीं, रानी बनकर मेरे साथ जाओगे। वह रघुवीर की तरफ झुककर बोला था। हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर उभरी थी। सबने चौंक कर एक बार रघुवीर को देखा था। एक एजेंट के मुंह से दबी दबी हंसी निकली थी, जिसे युवान की एक तेज नजर ने तुरंत चुप करवा दिया था। हम एक किराए का घर लेंगे, उसने नक्शे पर निशान लगाते हुए कहा। उसी इलाके में और आम कपल की तरह वहां रहेंगे। इस तरह किसी को शक भी नहीं होगा, लेकिन अंदर से हम उनकी जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कल तक सब तैयार हो जाएं। इस मिशन के लिए किसी का कोई सवाल? उसने अपनी बात खत्म करके सबकी तरफ देखते हुए पूछा था। सर, मेरा मतलब मैं औरत बनकर रानी? रघुवीर ने हिचकिचाते हुए पूछा था। युवान ने गुस्से से भरी नजर उस पर डाली थी, जिसकी 16 सी तीखी चमक अभी तक उसी पर टिकी हुई थी, मानो वह उसकी हिचकिचाहट को भी बर्दाश्त करने के मूड में ना हो। यह हुलिया तुमने फैशन शो में जाने के लिए नहीं बदलना। तुम्हारा हुलिया बदलना इस मिशन की कामयाबी की कीमत है। अगर आज हम नहीं गए तो कल न जाने कितने बच्चों का बचपन खत्म हो जाएगा। वे ठंडे शब्दों में बोला था। सर, मैं उन बच्चों के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। हुलिया बदलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वह जज्बे से बोलता हुआ उठ खड़ा हुआ था। बहुत अच्छी बात है ऑफिसर रघुवीर। युवान हल्का सा मुस्कुराकर अपना सामान समेटने लगा था। वैसे तुम औरत बनकर हसीन भी लगे, तब भी मेरा तुम्हें परमानेंट अपनी पत्नी बनाने का कोई इरादा नहीं है। वह रघुवीर के करीब झुककर मुस्कुराते हुए दबे स्वर में बोला और उसका कंधा थपथपाकर बाहर की तरफ बढ़ गया था, जबकि रघुवीर संकोच और हल्के डर से सिर झुकाए खड़ा रह गया था। वे दोनों एक तंग से मोहल्ले में एक घर के बाहर खड़े थे, जहां एक बोर्ड लटक रहा था, घर किराए के लिए खाली है। युवान ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया था और अपने साथ खड़े रघुवीर को देखकर मुस्कुराहट दबाई थी, जो इस वक्त गुलाबी रंग की साड़ी में थोड़ा सा माथे तक घूंघट डाले खड़ा था। मेकअप से उसका चेहरा बिल्कुल किसी लड़की जैसा लग रहा था। ऊपर से बदला हुआ हुलिया उसे पहचानना मुश्किल बना रहा था। खुद ईवान उस वक्त बिल्कुल साधारण कपड़ों में था। सिर पर लगी विग पर खूब तेल लगाया हुआ था और बड़ी बड़ी मूछें दाढ़ी ने उसे पूरी तरह अलग शक्ल दे दी थी। तभी किसी ने आकर दरवाजा खोला था। दोनों का ध्यान उधर गया, जहां क्रीम कलर के सूट में दुपट्टा सिर पर लिए निधि को अजनबियों की तरह देखकर हैरानी से खड़ी थी। युवान ने उसे एक नजर देखते ही पहचान लिया था। ये वही लड़की थी
जो उसकी थैली में से पैसे चुराकर भागी थी, जबकि रघुवीर की आंखें इतनी खूबसूरत लड़की को सामने देखकर चमक उठी थी। जी निधि ने उन दोनों को अपनी तरफ इतनी गौर से देखते हुए पाकर हल्का सा घूरते हुए पूछा था, वह जी घर लेना था किराए पर। रघुवीर ने खुद को संभालते हुए कहा था। निधि का चेहरा एकदम खुशी से चमक उठा था। अच्छा आप रुको, वह ये कहकर दरवाजा बंद करते हुए बड़ी तेजी से अंदर की तरफ भागी थी। कुछ देर के बाद दोबारा दरवाजा एक औरत ने खोला था। जी बेटा, उमा देवी ने नरमी से पूछा था। आंटी, मेरा नाम ललित है और ये मेरी पत्नी रानी है। हमें आपका घर किराए पर चाहिए, युवान ने गहरे अंदाज में जवाब दिया था। अच्छा अच्छा, आ जाओ बेटा अंदर। उन्होंने मुस्कुराकर दोनों को अंदर आने की जगह दे दी थी। वे दोनों उनके पीछे चलते हुए बैठक जैसे कमरे में जाकर बैठ गए थे। युवान की तेज और तीखी नजरें आसपास का जायजा लेने में व्यस्त थी, जबकि रघुवीर उमा देवी के साथ बातचीत में उलझा हुआ था। जब वह चाय देकर दोबारा कमरे में दाखिल हुई थी, युवान ने नोट किया था, जब से उसे पता चला कि वे दोनों घर किराए पर लेने आए हैं, उस लड़की के चेहरे पर एक अनजानी सी खुशी तैर रही थी। उधर रघुवीर का ठरकीपन भी पूरी तरह जाग चुका था और वह चोरी चोरी निधि को देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, जो हर खूबसूरत लड़की को देखकर जाग जाता था। अब पूरी आंखें खोलकर उसे देख रहा था। वह चाय ट्रे में रखकर वहीं सोफे पर उमा देवी के साथ बैठ गई थी। आंटी, हे भगवान, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। रघुवीर की तारीफ पर निधि ने उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया था। जी, सब भगवान का दिया हुआ रूप है, उमा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा था, जबकि युवान ने उसे तेजी से घूरा था। लेकिन वह तो बातों में इतना व्यस्त था कि युवान की नजरों को भी भूल चुका था। आंटी, आपने कहीं रिश्ता वगैरह तो नहीं किया अपनी बेटी का? रघुवीर ने फिर मीठे शब्दों में पूछा था। उसके सवाल पर युवान ने एक बार फिर से उसे घूर कर देखा था। नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो ये पढ़ रही है। आप चाय लीजिए, उमा देवी ने हंसते हुए जवाब देकर उसका ध्यान चाय की तरफ किया था। अच्छा, लेकिन अगर कभी रिश्ता करना हो तो मुझे बताइएगा। मेरा एक भतीजा है फौज में, बहुत सुलझा हुआ है, अगर आप कहें तो बात करूं। अब वो पूरी तरह पटरी से उतर चुका था। युवान सीधा होकर बैठ गया था और उसे वहां से भटकने से रोकने के लिए नोक-झोंक के अंदाज में उसकी कमर पर हल्का सा मुक्का जड़ चुका था। रघुवीर तेजी से सीधा होकर बैठ गया था। बेटा, अभी तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर कभी रिश्ता करना हुआ तो बता देंगे आपको, उमा देवी नरमी से बोली थी। हालांकि वह किराए की बात के बजाय ऐसी बातों पर थोड़ा अचरज में पड़ गई थी। आंटी, आप हमें घर दिखा दीजिए, युवान उस समय पहली बार बोला था। जी बेटा, आ जाओ। उमा देवी खड़ी हो गई थी। उनके साथ ही वे दोनों भी खड़े हुए थे। आप नहीं चलोगी? रघुवीर ने जाते जाते पलटकर निधि से पूछा था। आप चलिए, मैं आती हूँ, निधि मुस्कुराकर बोली थी। उसे ये कपल बहुत अच्छा लगा था। 2 कमरे, किचन, एक वॉशरूम और छोटे से आंगन वाला ऊपर का पोर्शन उन दोनों को बहुत पसंद आया था। कुछ देर की बातचीत के बाद उन्होंने वह घर फाइनल कर लिया और चले गए थे। कुछ देर के बाद युवान अपने असली हुलिये में रघुवीर के कमरे में उसके सामने खड़ा उसे घूर रहा था। क्या था ये सब? क्या कर दिया सर? रघुवीर ने मासूमियत से पूछा था। उसने भी आते ही सबसे पहले अपना हुलिया बदल लिया था। मेरे सामने ये ड्रामा मत करो, जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। हम वहां रिश्ता करने नहीं गए थे, वह शब्द पर जोर देकर बोला था। जी सर, लेकिन वे लड़की बहुत खूबसूरत थी, इसलिए तुमने सोचा अपनी दाल गला लूं। युवान ने उसकी बात काट दी थी। सॉरी सर, रघुवीर ने सिर झुका लिया था। अब इतना शरीफ बनने की जरूरत नहीं। युवान को भी उसका खूबसूरत और चंचल चेहरा पसंद आया था, लेकिन फर्क ये था कि उसकी चंचलता कभी कभी हद से बढ़ जाती थी। वह लड़की उसके फैसले पर रहना जानती है या नहीं, ये वह नहीं जानता था, लेकिन तुम जानते हो कि तुम एक मर्द हो, औरत नहीं, उसने रघुवीर की आंखों में देखते हुए कहा था। रघुवीर ने युवान की बात पर सिर हिलाया था। अब वहां जाकर ज्यादा आलतू फालतू मत बनना। युवान उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दाल तो शायद यहाँ गल ही रही है। उसने सबकी नजरों से बचते हुए युवान की पीठ को घूर कर मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहा था। वे दोनों आज सुबह ही वहां शिफ्ट हो चुके थे। सारा सामान सेट करते करते उन्हें शाम हो गई थी। अब दोनों नहा धोकर फ्रेश हो चुके थे। युवान बेड की चादर बदल रहा था। रघुवीर शीशे के सामने खड़ा अपने बाल संवारने में व्यस्त था। तभी किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया था। रघुवीर, जो इस वक्त रानी बना हुआ था, चौंक कर बेड पर बैठे युवान को देखने लगा था। जाइए बेगम, दरवाजा खोल कर आइए,
युवान मुस्कुराहट दबाते हुए गंभीरता से बोला था, जबकि उसकी आंखों में हल्की शरारत चमक रही थी। रघुवीर उसे घूरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा था। सामने निधि हाथ में खाने की ट्रे लिए खड़ी थी। नमस्ते, मैं सोच रही थी आप लोग सुबह से लगे हुए हैं, अभी कहाँ से खाना बनाते फिरेंगे, इसलिए आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। वह मुस्कुराकर कहती हुई अंदर दाखिल हो गई थी। उस दिन के मुकाबले आज उसका अंदाजा थोड़ा अलग था, ज्यादा सहज, ज्यादा खुला हुआ। नमस्ते नमस्ते, आपने क्यों इतनी परेशानी उठाई? रघुवीर ने बड़ी नरमी से जवाब दिया था। अरे, इसमें परेशानी वाली क्या बात है, मुझे तो अच्छा लगेगा। वह बिना झिझक किचन की तरफ बढ़ गई थी। वह भी उसके पीछे पीछे गया था। वैसे आपको पता है, पहले मैं घर में बहुत बोर हो जाती थी। वो मुस्कुराते हुए बात आगे बढ़ाने लगी। लेकिन अब आप आ गई हैं तो रौनक लग जाएगी। क्या मैं आपके पास आ जाया करूं कभी कभी? निधि ने ट्रे रखकर उसकी तरफ मुड़ते हुए पूछा था। उसकी आवाज कमरे तक साफ सुनाई दे रही थी। युवान को उसकी मौजूदगी से एक अजीब सी परेशानी हो रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब दिल चाहे आ जाओ। रघुवीर मुस्कुराकर बड़ी प्यारी आवाज में जवाब देता हुआ खाने की तरफ ध्यान देने लगा था। ठीक है, आप लोग खाना एंजॉय करें, वो कहते हुए किचन से बाहर निकली थी। मैं फिर आ जाऊंगी जब आपके पति घर पर नहीं होंगे, उसने धीमी आवाज में शरारत से कहा और चली गई थी। उधर ईवान गुस्से से मोबाइल बेड पर पटक चुका था। न जाने क्यों उसे उस लड़की का रघुवीर के साथ यूं बेझिझक होना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कितने अच्छे मकान मालिक मिले हैं ना हमें, क्या जबरदस्त खाना भेजा है। रघुवीर ट्रे लिए कमरे में दाखिल होता हुआ बोला था। युवान ने छोटा सा जवाब दिया और आंखें बंद करके लेट गया था। खाना नहीं खाओगे या बनाने वाली का इंतजार है? रघुवीर ने उसे यूं लेटे देखकर चुटकी ली थी। नहीं, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है, उसने बंद आंखों से ही जवाब दिया था। क्या अब आप चाहते हैं कि मैं पत्नियों की तरह आपकी विनती करूं? वह ट्रे टेबल पर रखते हुए बोला था। उसमें हर्ज ही क्या है, क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? वह आंखें खोलकर उसे देखते हुए मुस्कुराकर तंज भरे लहजे में बोला। रघुवीर ने बुरा सा मुंह बनाया, सोफे पर बैठकर खाना शुरू कर दिया। वाह, क्या कमाल का खाना बनाया है, मजा आ गया। कितना जादू है उस लड़की के हाथ में, बिल्कुल उसी की तरह। जितनी खूबसूरत वह खुद है, उससे भी ज्यादा जबरदस्त खाना बनाती है। रघुवीर जानबूझकर उसकी तारीफ बढ़ा चढ़ाकर कर रहा था। युवान उसकी सारी बकवास सुन रहा था, लेकिन अनसुनी किए बैठा रहा। मुझे लगता है अगर ये लड़की हमारे मिशन के बीच में आ गई तो क्या होगा? रघुवीर ने एक निवाला चबाते हुए मजे से कहा। अब ये सब और ज्यादा बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। युवान तेजी से उठकर बैठ गया। रघुवीर, आखिरी बार कह रहा हूं, मैं तुम्हारे मुंह से उस लड़की की बात दोबारा नहीं सुनना चाहता। आइंदा ऐसा ना हो, हम यहाँ किसी मिशन पर आए हैं, याद रखा करो। अगर तुमने जरा सा भी लापरवाही की तो समझ जाना मिशन खत्म हो जाएगा। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, इसलिए सावधानी बरतो। युवान ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा था। रघुवीर के होठों पर मुस्कुराहट आई थी, जिसे वह उसके देखने से पहले ही छिपा गया था। समस्या मिशन की है, लेकिन मुझे क्यों कुछ और ही समस्या लग रही है, वह नजरें झुकाए गंभीरता से बोला था। हालांकि उसके शब्दों का मतलब युवान भली भांति समझ गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने आंखें सिकुड़कर पूछा था। कुछ नहीं, मैं सोच रहा था लड़की इतनी खूबसूरत है, क्या पता आपके जैसा पत्थर दिल भी पिघल जाए, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। युवान उसकी बात पर बिस्तर से उठकर उसके पास आया था। आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है और दोबारा उस लड़की की बातें हमारे बीच नहीं होनी चाहिए, वह सख्त लहजे में कहकर उसके साथ ही बैठकर खाना खाने लगा था। ओके सर, रघुवीर ने हामी भरी थी। वह खुद ही जानता था उस पर कितना असर हो रहा है और कितना नहीं। दोनों अब खामोशी से खाना खा रहे थे, लेकिन रघुवीर की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जबकि युवान अब भी गंभीर बना हुआ था। माँ, कितना अच्छा हो गया ना, हमारा घर किराए पर भी चढ़ गया है और किराएदार भी इतने अच्छे मिल गए हैं। निधि अपनी माँ के पास बैठी खुशी से बोलती जा रही थी। हाँ बेटा, भगवान की कृपा है, सब कुछ अच्छे से हो गया। अब हमारे घर का खर्चा भी निकल आया करेगा, उमा देवी ने सुकून भरी सांस लेते हुए कहा। पहले यही टेंशन लगी रहती थी कि घर का खर्च कैसे पूरा होगा, लेकिन चलो अब चिंता नहीं रहेगी। जी माँ, वैसे रानी आंटी मुझे अच्छी लगी, वह उनके कंधे पर सिर रखकर बोली थी। हाँ बेटा, देखने में तो सादी सी लग रही है, जैसे किराएदार मुझे चाहिए थे बिल्कुल वैसे ही हैं। वैसे रानी आंटी तुम्हारे लिए कोई रिश्ता बता रही थी। उन्हें अचानक याद आया था। मम्मी प्लीज, अब आप इस बारे में मत सोचना, मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है।
अगर वह दोबारा आपसे ऐसी वैसी कोई बात करे तो मना कर देना। वह उनके कंधे से सिर टिकाते हुए जल्दी जल्दी बोली थी। तो क्या तुम सारी जिंदगी ऐसे ही रहना चाहोगी? शादी नहीं करनी? उमा देवी को उनकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। करूंगी माँ, लेकिन अभी तो इतनी लंबी जिंदगी बाकी है। कर लूंगी शादी भी, पर आपको न जाने किस बात की जल्दी है, वह मुंह बनाकर बोली थी। अच्छा भाई, नहीं करती बात दोबारा, बस खुश हो। उमा देवी ने हल्का सा झुंझलाते हुए कहा। जी बहुत खुश। वह उनके गले में बाजू डालकर बोली थी। पीछे हटो, एक तो तुम्हारे नखरे खत्म नहीं होते। उमा देवी ने हंसते हुए उसे हल्का सा परे किया था। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या उन दोनों की असलियत निधि को पता चलेगी? क्या निधि को रघुवीर से मोहब्बत होगी या फिर युवान से? आगे इस कहानी में बने रहिए, क्योंकि ये कहानी अब और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ लेने वाली है। जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है। आप जहां कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियां देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।